गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो एक अपन आज से नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने आज आपके लिया है भौतिक भूगोल, यानी जो विश्व लेवल पे जो अपन बात करेंगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति है या पृथ्वी की जो अपन कहेंगे सबसे पहले किस प्रकार से उसकी जो भूगर्भीय संरचना है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है या पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, या अपन बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध जो भूगोलवेत्ता या जो वैज्ञानिक थे उनके जो अलग अलग प्रकार के मत थे, वो भी एक मत नहीं थे। कोई भूगोलवेत्ता कह रहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो पिंडों से हुई है या दो तारों से हुई है। कुछ भूगोलवेत्ता कह रहे थे नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है या एक ही पिंड से हुई है। तो उनमें भी थोड़ा कंफ्यूज था। तो उन्होंने फिर क्या किया, इस समस्या से सुलटारा या अपन कैसे इसको सोल्व करने के लिए उन्होंने सबने अपने अपने मत दिए। तो किसी ने दो तारों से बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, और कुछ भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो अपन उन सभी को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कि जिन्होंने दो तारों से उत्पत्ति बताई है उन वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनको अपन कहते हैं द्वैतवादी, और जो एक तारे से बताई है जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति उनको कहते हैं अद्वैतवादी, यानी एकल तारा या एक तारा परिकल्पना भी अपन कह सकते हैं। और जो दो वाले थे उनको अपन कह सकते हैं दो तारा परिकल्पना भी कह सकते हैं। तो अपन सबसे पहले आज बात करेंगे जो अद्वैतवादी थे जिन्होंने एक ही तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई। सबसे पहले अपन उनके बारे में अध्ययन करते हैं, किस किस ने कहा था और उनके समर्थकों के नाम, जो अद्वैतवादी कौन कौन से भूगोलवेत्ता थे और द्वैतवादी कौन कौन से थे, उनके समर्थकों के नाम भी अपन बताते हैं। और जो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जो एक तर्कपूर्ण विवेचना यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित में सबसे पूर्ण जो विचार दिया था उनके बारे में अपन बात करते हैं। कास्टे द वफन ने सर्वप्रथम तर्कपूर्ण विचार दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो चलते हैं अपन बात करते हैं सबसे पहले जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति। आज अपन का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। सर्वप्रथम तर्कपूर्ण यानी उन्होंने सही तरीके से यानी एक तर्क के साथ बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार है। तो उन्होंने सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और जो भूगोलवेत्ता थे वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और उन्होंने कहा था कास्टे द वफन, उनका क्या नाम था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक नाम कास्टे द वफन। उन्होंने बताया था सन 1749 में उन्होंने कहा था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम एक विचार दिया था, तर्कपूर्ण विचार दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले विचार देने वाले अगर आपको पूछे तो आपको बताना है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक अपन कह सकते हैं कास्टे द वफन। 1749 में उन्होंने पृथ्वी से संबंधित विचार दिया था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं, जैसे कि इन्होंने दो प्रकार बताए। अपन इन संकल्पनाओं को मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं अलग अलग रूप से। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के एक संकल्पना अपन पढ़ते हैं अद्वैतवादी और एक संकल्पना को अपन पढ़ते हैं द्वैतवादी। यानी कुछ भूगोलवेत्ता बोल रहे थे कि एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति है और कुछ बोल रहे थे नहीं दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक तारा संकल्पना से, उनके समर्थक कौन कौन है। जैसे कास्टे द वफन, सबसे पहले तो यही कास्टे द वफन। फिर इमैनुअल कांट उन्होंने भी कहा था एक पिंड से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर लाप्लास, फिर रोस, फिर एक है लोक्सियर या अपन कह सकते हैं लोक्सियर। तो ये थे, ये जो इनके समर्थक थे मैंने मुख्य रूप से चार लिखे, एक कास्टे द वफन, इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस और लोकियर। ये चार पांच जो प्रमुख थे उन्होंने एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया था। अब अपन बात करते हैं द्वितारे से किन्होंने बताया था, चैम्बरलिन व मोल्टन। फिर उन्होंने जेम्स जीन और जेफरीज, ये जो दो नाम है इन्होंने सबने दो बताए थे कि दो पिंड से पृथ्वी की उत्पत्ति। जैसे जेम्स जीन, फिर अपन बात करते हैं चैम्बरलिन मोल्टन। फिर अपन बात करते हैं एक आएगा एच.एन. रसेल, इन्होंने भी कहा था पृथ्वी की उत्पत्ति मुख्य रूप से दो पिंडों से या दो तारों से हुई है। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं ये जो द्वैतवादी थे, इन्होंने तो कह दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई, और अद्वैतवादी ने कह दिया इनके अनुसार ग्रह या पृथ्वी की उत्पत्ति
ग्रह या पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु या एक ही तारे से हुई है। क्या? एक ही वस्तु या एक ही पिंड या एक ही तारे से उत्पत्ति हुई है, वो कहने वाले भूगोलवेता थे आपके अद्वैतवादी भूगोलवेता। तो उनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट ने एक सिद्धांत दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उनकी क्या संकल्पना थी उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जैसे इमैनुअल कांट ने एक सिद्धांत दिया था वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना नाम से एक परिकल्पना दी थी, एक सिद्धांत दिया था। तो अपन उस पर पढ़ते हैं क्या कहा था। ये 1755 में दिया था। ये कब आया था सिद्धांत? 1755 में आया था। और इमैनुअल कांट कहाँ के थे? एक जर्मन भूगोलवेता थे। कहाँ के थे? इमैनुअल कांट एक जर्मन भूगोलवेता थे। अब देखो इन्होंने पहली बात कही, क्या कही? यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों पर आधारित है। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो एक परिकल्पना दी थी कांट ने, वो किसके नियम पे आधारित थी? न्यूटन के नियम के आधार पर, आइंस्टीन के नियम के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, यानी जो पृथ्वी पर अपन कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी क्या करती है? उस वस्तु को वापस अपनी ओर खींच लेती है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक है, तो जैसे भी कोई वस्तु अपन पत्थर से ऊपर फेंकते हैं पत्थर को, तो वो पृथ्वी अपनी ओर इसको वापस खींच लेती है। अपन कहते हैं सर अगर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा प्रतिभाशाली है तो अपन का रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, फिर वापस ही नहीं आता है? तो उसको एक निश्चित वेग होता है, प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से इसको क्या किया जाता है? वायुमंडल से ऊपर भेजा जाता है। जब अपन कोई भी वस्तु को इस वेग से अगर अपन भेजेंगे तो वो वस्तु वापस धरातल पर नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 11 पॉइंट, इसको अपन कहते हैं प्लाइन वेग, यानी इस वेग से पृथ्वी से कोई भी अगर वस्तु फेंकेंगे तो ये वापस नहीं आएगी। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित था। अब ये क्या कह रही थी? प्राचीन काल में ब्रह्मांड एक देव निर्मित आद्य पदार्थ के रूप में बिखरा हुआ था। यानी जो भूगोलवेता ये कांट मानते थे कि जो प्राचीन, जैसे पुराने जमाने में जो पृथ्वी नहीं थी उस समय जो ऐसे ही बिखरे हुए एक भगवान यानी देव, यानी एक देव पदार्थ, देव आद्य पदार्थ के रूप में ऐसे माना गया था कि कुछ ऐसे कण थे, जैसे कुछ ऐसे कण थे, पिंड, जो आपस में ऐसे आद्य पदार्थ के रूप में देव निर्मित ऐसे बिखरे हुए थे। ये क्या थे? ये एक रूप में बिखरे हुए थे, कण थे और भगवान द्वारा निर्मित, अपन कह सकते हैं देव आद्य पदार्थ द्वारा निर्मित, यानी भगवान द्वारा निर्मित जो संरचना थी वो एक कणों के रूप में इस प्रकार से बिखरी हुई थी। और ये कण इतने शीतल थे, ठंडे भी थे और ये गतिशील नहीं थे। ये ध्यान रख लेना, ये जो कण थे ये गतिशील नहीं थे, ये एक जगह रुके हुए थे। ये क्या था? एक जगह रुके हुए। देखो प्राचीन काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित जो आद्य पदार्थ था ये बिखरे हुए थे, ये इस प्रकार से बिखरे हुए थे और ये पदार्थ अत्यंत कठोर, यानी ये इतने कठोर पदार्थ थे, इतने कठोर पदार्थ थे और इतने ही कठोर और उतने ही ठंडे भी थे, ये बिल्कुल शीतल थे। और इनकी तीसरी विशेषता, ये गतिहीन थे। क्या थे? एक तो ये कठोर थे, दूसरे ये ठंडे थे और तीसरे ये एकदम गतिहीन थे, ये एक ही जगह स्थिर थे। इस प्रकार की इनकी संरचना थी देव निर्मित। फिर इन्होंने कहा जो कण आपसी आकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे। फिर ये कण क्या करें? इन कणों के बीच में जो आपसी आकर्षण बल हुआ, यानी जो दो कण थे इनके मध्य जो आकर्षण बल हुआ, इनके कारण ये क्या करने लगे? दोनों कण आपस में टकराने लगे। इस प्रकार से ये कण पास पास में आ गए थे और आपस में टकराने लगे थे। आपसी अपन कह सकते हैं आकर्षण बल के कारण, इन दोनों कणों का जो आकर्षण बल था इनके कारण क्या हुए थे? ये दोनों कण आपस में पास में आने लगे और आकर्षण बल के कारण ये आपस में टकराने लगे थे। और इनके टकराने से यह पदार्थ तृप्त एवं गतिशील निहारिका के रूप में परिवर्तित हो गए। ये जितने भी कण थे फिर धीरे धीरे ये सभी एक हो गए। ये क्या हो गए? ये धीरे धीरे आपस में पास में आके सब एक हो गए और फिर ये धीरे धीरे क्या, एक गतिशील, एक निहारिका का रूप ले लिया, यानी एक बड़े पिंड का रूप ले लिया निहारिका का। जब ये आपस में आए थे, पास पास में आए थे, तो धीरे धीरे ये गतिशील होने लगे थे। जब ये जैसे जैसे ये निहारिका का रूप बड़ा होने लग गया और ये ज्यादा तेज गति से घूमने लगी थी। जैसे अपन बात करते हैं, ये इस प्रकार से, जो ये अपन बात करते हैं, ये इस प्रकार से, ये वायुमंडल में इस प्रकार से एक हो गई थी, ठीक है। और ये इस प्रकार से चारों ओर घूमने लग गई, इतनी गतिशील हो गई कि ये तेज गति से घूमने लग गई थी। वायुमंडल इस प्रकार से चारों ओर से तेज गति से घूमने लगे। जब आप
कभी रस्सी के पत्थर बांध के जब आप रस्सी को इस प्रकार से घुमाते हो तो आपने देखा होगा जो रस्सी का पत्थर है वो हमेशा बाहर की ओर जाने का प्रयत्न करता है, बाहर की ओर जाने का प्रयत्न करता है। पहला उदाहरण। दूसरा मैं बता देता हूं, जब अपन किसी भी चौराहे के ऊपर, जैसे अपन ये मान लो ये आपका चौराहा है कोई भी, ये यहां से जब आप यहां से सड़क आ रही है, यहीं से सड़क आ रही है, यहां से जब आप इस चौराहे को क्रॉस करते हो इधर से, तो आपकी गाड़ी हमेशा जैसे ही आप मोड़ना चाहते हो वो बाहर की ओर जाने के प्रयत्न करती है कि नहीं करती। जब भी आप किसी मोड़ पे भी आप इस प्रकार से घूमोगे तो भी आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ती हुई घूमेगी, यानी बाहर की ओर जाती हुई आपको लगेगा इस प्रकार की गाड़ी नीचे नहीं गिर जाए, यानी बाहर की ओर जाती है। क्योंकि जब कभी भी कोई वर्ताकार वस्तु इस प्रकार से घूमती है तो वो अपने केंद्र से दूर जाने का प्रयास करती है। क्या करती है? अपने केंद्र से दूर जाने का। जब ये निहारिका भी जब घूम रही थी तब ये तेज गति से इधर यहां से घूम रही थी, यहां घूम रही थी, यहां घूम रही थी, यहां, ये इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार घूम रही थी। तो ये इस प्रकार बाहर की ओर जाने का प्रयास कर रही थी। ये निहारिका क्या कर रही थी? बाहर की ओर जाने का प्रयास कर रही थी। तो बाहर की ओर जाने के प्रयास में जब इसका कोई भी भाग या ऐसे इस प्रकार से उभर के आ गया, इस प्रकार से ये निहारिका का इस प्रकार से भाग उभर गया, एक ओर से उभर गया, ये भाग क्या बन गया? इस निहारिका, यह तृप्त पदार्थ गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया, यह निहारिका में बड़ा भाग हो गया। फिर यह निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र अपसारित बल के प्रभाव से निहारिका मध्य भाग में उभार होने लगा। केंद्र अपसारित का मतलब है जो ये केंद्र में थी और जैसे जैसे ये घूमने लगी इनके बाहर की ओर जाने का जो बल है उसको अपन कहते हैं केंद्र अपसारित बल। ये बाहर की ओर जा रही है निहारिका इस प्रकार से। फिर क्या हुआ? इनमें जब बाहर की ओर जा रही है तो इनमें उभार पैदा हो गए। इनमें क्या हो गया? इस निहारिका में उभार हो गया, ये एक उभार हो गया। इस उभार के कारण यह उभार अलग अलग टूटकर 9 छल्लों के रूप में हो गया। ये जो उभार था ना, ये निहारिका क्या हो गई? ऐसे 9 छल्लों के रूप में आ गई, ये 9 छोटे छोटे छल्लों के रूप में आ गई। अब ये निहारिका 9 छल्लों के रूप में आ गई। इन्हीं 9 छल्लों को अपन क्या कहते हैं? इन्हीं 9 छल्लों को अपन 9 ग्रह कहते हैं, या यही हमारा सौर मंडल है। अपन इस प्रकार से इन्हीं 9 छल्लों को अपन 9 ग्रह कहते हैं और 9 ग्रहों को अपन क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और इन्हीं सौर मंडल में पृथ्वी भी अपना क्या है? एक ग्रह है। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो पहले एक अलग अलग आद्य देव पदार्थ के रूप में थी, फिर वो सभी कण आपस में पास में आए और शीतल और ठंडे थे, और फिर वो पास में आकर निहारिका के रूप में एक बड़े पिंड के रूप में उसका बड़ा पिंड बन गया और उसको अपन निहारिका कहते हैं। फिर निहारिका धीरे धीरे गतिशील होते हुए इतनी तेज गति से घूम रही थी कि उसमें एक बड़ा सा उभार हो गया। निहारिका में क्या हो गया? एक उभार हो गया। फिर वही उभार जब अलग अलग 9 भागों में टूट गया तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? 9 ग्रह कहते हैं। और उन्हीं 9 ग्रहों के रूप में एक पृथ्वी भी थी, जिनका 9 ग्रह के रूप में, जिसको अपन सौर मंडल में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक जमकर ठोस गोले के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि पृथ्वी पहले एक ठोस गोला थी, पहले आग का तृप्त गोला थी, फिर अपन कैसे धीरे धीरे शीतल होती गई, सिकुड़ती गई। इस प्रकार से एंड में जो 9 गोले के रूप में बची थी, ये 9 गोलों में से एक आपकी पृथ्वी भी है, जिनको अपन 9 छल्ले भी कहते हैं। और इन्हीं 9 छल्लों को अपन क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रहों में अपन की एक पृथ्वी भी है, जिसको अपन कहते हैं अर्थ, पृथ्वी, यानी जो धरातलीय भाग जहां पर अपन रहते हैं। पृथ्वी को अपन जीवंत ग्रह भी कहते हैं, जहां पर मानव का जीवंत है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से जो तर्क थे, उन तर्क के आधार पर कौन कौन से समर्थक थे, जैसे अद्वैतवादी और द्वैतवादी। फिर हमने पढ़ा एक समर्थक का नाम, जैसे कांट का समर्थन आज हमने पढ़ा कि कांट ने क्या परिभाषा दी। आगे अपन और बाकी समर्थकों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।